आज डेली क्रिकेट के लगभग सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमने दे दिए थे और उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। एक बार जाके जरूर उन सारे आंसर्स को सुनिए। लेकिन उसके अलावा जो 4 और क्वेश्चंस थे उनके बारे में एक हमने कहा था कि स्पेसिफिक वीडियो में आपको बता पाएंगे कि आखिर उनके आंसर्स क्या कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ वहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। तो उनमें से एक अगर बात करें मनोज नेपाल जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उनका जो भी क्वेश्चन रहे थे, सबसे पहले इस वीडियो के जरिए हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। उनके जो क्वेश्चन थे, सबसे पहला उनके 3-4 कैटेगरी में क्वेश्चन उनके डिवाइड थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रोहित पटेल एज अ कैप्टन। उसके बाद इसका एक और सेक्शन है, लेकिन रोहित पटेल एज अ कैप्टन, अगर शॉर्ट लेकिन सिंपल वे में क्या ओपिनियन है आपकी? नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें कप्तानी की, अगर हम रोहित पटेल को देखेंगे तो जब से इम्प्लीमेंट हुए हैं नए कप्तान, तो उनकी कप्तानी में एक है कि अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वो एक मैच्योर नज़र आते हैं। जी हाँ, वो अपने डिसीजंस को लेकर एक अपने लगते नहीं है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज रखता है, डिसीजन रखता है। अगर उनका कुछ खुद का डिसीजन है या किसी का सुनकर वो डिसीजन दे रहे हैं तो उसकी रेस्पेक्ट ज़रूर करते हैं कि हाँ भाई मैं आपकी भी सुन रहा हूँ, आप क्योंकि और टीम खासकर जब सीनियर प्लेयर भी मौजूद हो टीम में, तब टीम को चला पाना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम होता है। अमूमन जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो अखड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हमसे जूनियर कैसे बन गया। जैसे इसका एग्जांपल है, किसी से छुपा नहीं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी जब धोनी को कप्तान बनाया गया था। सबको लग रहा था कि शायद किसी को और को दिया जाएगा, लेकिन गांगुली से छीन कर धोनी को दे दिया गया। पर उसी के बाद यहाँ एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ है कि रोहित पटेल एक सीनियर के रहते हुए, ज्ञानेंद्र मल्ला, करण केसी, उसके बाद आपके सोमपाल कामी टीम में मौजूद, संदीप खुद, दीपेंद्र सिंह, आरिफ शेख, ऐसे प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद इनको दिया गया। और जिस तरीके से कप्तानी किया इन्होंने, सही डिसीजंस लेना, बॉलर को इंक्लूड करना, और राउंडर्स वगैरह को, एक को कभी बाहर करना, कभी एक को अंदर लाना, कुशल मल्ला, भीम शार्की का इंक्लूजन बहुत बेहतरीन रहा है, डाउन ऑर्डर बहुत बेहतरीन रहे। और उसके साथ साथ यहाँ एक क्रेडिट और जाएगा कोच को। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा एक बिग क्रेडिट है जो कोच को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि कोच सर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो इनकी बॉन्डिंग रही है रोहित के साथ, वो काफ़ी वक्त से देखा था और अब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है। तो डेफिनेटली आपको कोच सर को भी देना होगा कि कोच सर का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है रोहित पटेल के डिसीजंस में। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं नहीं, तो फिर आप ना वो लर्न कर पाएंगे ना वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो रोहित पटेल एक अच्छे स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट फिलहाल उस क्लास का मॉनिटर है, यानी आप कह सकते हैं कैप्टन है। तो काफी काम कंपोज कैप्टनसी नजर आती है। कुछ और बड़े चैलेंजेस अभी देखने बाकी हैं, जो कि डेफिनेटली अब वक्त आएगा तभी देख पाएंगे। लेकिन अभी तक डेफिनेटली रोहित पटेल ने काफी कंप्लीट कर दिए हैं। बचवा दिया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। कप्तानी में एंटर में आया, उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम पहुंच गई और प्रीमियर कप भी पहुंच गई। अभी के लिए ये बहुत सारे बॉक्सेस टिक कर। वही अगर अगले सेक्शन एज अ बैट्समैन की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई दरार नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं, शॉट्स उनके बेहतर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंप्रेसिव लगती है वो है कि वो अपना स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी बेहतर मेंटेन कर रखते हैं, जो बहुत चुनिंदा प्लेयर्स में से है। एशियर्स में हम देखते हैं स्ट्राइक रेट की बहुत दिक्कत होती है जब भी 50 ओवर गेम की बात करते हैं, तो लेकिन रोहित पटेल चुनिंदा प्लेयर्स में से है जिनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी मेंटेन रहती है थ्रू आउट द इनिंग। लेकिन इस चक्कर में एक दिक्कत जरूर हो रही है जो लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। अब रोहित पटेल के एक बार लास्ट 10 स्कोर्स को अगर आप देखेंगे ओडीआई में, तो उनका लास्ट का जो स्कोर है वो इस प्रकार है: 20, 0, 1, 1, 30, 77, 16, 23, 1। ये इनकंसिस्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा हावी होती जा रही है और इसी वजह से रोहित पटेल जिस कैलिबर के प्लेयर है उनका एवरेज कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं है। इस वक्त 33 का एवरेज है और जब भी ऐसा लगता है कि हाँ वो 40 के करीब पहुंच रहे हैं, तभी अचानक से 5-6 इनिंग्स में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है और वो वापस से 32, 33, 31 की कैटेगरी में, एवरेज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर रोहित पटेल को एज अ बैट्समैन अपने इनकंसिस्टेंसी से पार पाना होगा, और जो शायद अवे के गेम्स में बेहतर करने के साथ साथ उनके अंदर सुधर भी जाए, ये उम्मीद जरूर करेंगे। खैर, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उनके व्हाट रोहित पटेल डिड डिफरेंट फ्रॉम संदीप एंड सक्सीडेड। कि संदीप लामिछा ने कैप्टन थे, फिर रोहित को बनाया गया, तो रोहित ने संदीप से क्या कुछ अलग किया कि वो इतने बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पर लाने में कामयाब हुए। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि संदीप के डिसीजंस में
आपको इमेच्योरिटी जो है वो ज़्यादा नजर आएगी, बिल्कुल वो क्लियर नजर आई थी। हमने भी ये बहुत सारे एनालिसिस में 2022 के आपने सुना होगा जब हमने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, किसको कितने ओवर दे रहे हैं, आप एक प्लेयर को खिला रहे हैं, एक प्लेयर को खिला रहे हैं, आप प्लेइंग 11 में एक जगह भर रहे हैं, उनको एक ओवर देकर उनका काम खत्म हो जा रहा है। आप सेकंड स्पिनर को ले रहे हैं, एक ओवर में उनके लिए रन्स गए, 9 ओवर उनके गायब हो गए, सेकंड स्पिनर का ओवर ही खत्म हो गया, चौथा पांचवा छठा ऑलराउंडर आकर बॉलिंग करा रहा है, कभी कोई बैट्समैन आकर बॉलिंग करा रहा है। बहुत सारे खराब डिसीजंस रहे थे, साथ साथ में प्लेयर्स के बीच में रिफ्ट भी रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि संदीप एक जो फेवर में नहीं जा रहा था। उसके बाद कहना होगा जिस तरीके के मेंटर मॉन्टी देसाई सर नजर आए हैं, उस तरीके के मेंटरशिप जो है वो नजर नहीं आए। वो अब अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि वो जो कोच चेंजेस का प्रोसेस था वो भी अनफॉर्चुनेटली संदीप के टेन्यूर में ही आया, जब डेव वाइटमोर सर, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पौड़ू देसाई के सर, मनोज प्रभाकर सर, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ में होती चली गई। और उसके बाद सेशन ने कहा कि संदीप के जो डिसीजंस थे उसमें इमेच्योरिटी ज़्यादा नजर आई, जो रोहित ने कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी बेहतर, और रोहित ने ये सब चीज़ें देखी भी, ऑब्जर्व भी किया और सीखा भी कि नहीं कि संदीप ने जो चीज़ें गलती की थी मुझे वो चीज़ें नहीं दोहरानी है, और वो उनकी और मॉन्टी देसाई सर की जो जुगलबंदी है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर साबित हुई है। और जो चीज़ें संदीप, आपको कहना होगा संदीप की जो 50% कैप्टनसी थी वो उनके खुद के कुछ खराब डिसीजंस की वजह से थी, जो इमेच्योर डिसीजंस की वजह से थी, और कंडीशंस के हिसाब से वो कप्तानी नहीं थी। और बाकी 50% आपको देना होगा, टीम में रिफ्ट थे, उसके बाद कोचेस का लगातार चेंजेस होना, कोचेस से वो सपोर्ट नहीं मिलना, ये सब चीज़ें बहुत बड़े रीजंस यहाँ पर रहते हमें लगता है। और रोहित पटेल ने काम और कंपोज जो अपनी उनकी जो थ्योरी है क्रिकेट में वो काफ़ी काम आ रही है एज अ कैप्टन, इसीलिए वो अभी तक काफ़ी बेहतर सक्सीड हो पाए। कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेना वही एक बेहतर कप्तान की क्वालिटी होती है। ये नहीं कि आपके हिसाब से कंडीशन हुए तो ही आप अच्छा करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। अब जैसे नेपाल को तो लंबा खेलना है, अब उनको घर में खेलना ही नहीं है, मैचेस नहीं है, तो ये अच्छा यहाँ पर ये सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं नजर आता है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजनल फाइनल्स हैंग कब होने? नहीं, ज़रूर देखिए, ये अक्टूबर और नवंबर में इसके मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वहाँ पर ये होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे सब रीजनल बी जो क्वालिफायर है एशिया का वो जुलाई में होना है, और सब रीजनल ए जो है वो सितंबर में होना है। जी हाँ, और एक कतर में होना है और एक मलेशिया में होना है। जो जुलाई वाला है वो मलेशिया और सितंबर वाला है वो कतर में होना है। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये जो एशिया रीजनल फाइनल्स है जहाँ पर टीमें भिड़ेंगी, जो भी क्वालिफाई करके वहाँ पर पहुँचेगी, और साथ साथ नेपाल, यूएई, ओमान वगैरह तो वहाँ पर है ही, और तब देखना होगा, और ये तभी खेला जाएगा अक्टूबर और नवंबर। बिल्कुल। तो यहाँ उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि एसीसी इमर्जिंग कप जो है वो कब होने वाला है, उसकी शेड्यूल क्या है? डेट जो है वो एग्जैक्ट आई नहीं है, लेकिन अभी जो मंथ है वो डिसाइड हो चुका है, जुलाई मंथ में ही होना है। और साथ साथ में आपको एक चीज़ बता दें, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद ही पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर देखा जाएगा पहले किस तरह से टीम है, क्योंकि वहाँ पर ओमान खेल रही है, यूएई वहाँ पर होने वाली है, नेपाल वहाँ पर है, और ये तीनों की टीम जो है वो इमर्जिंग में भी कहीं ना कहीं है। तो डेफिनेटली अब अगर वो ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाएगा। अगर वो पहले ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं तो शायद हमें और 9, 10 या 11 के आसपास देने के लिए, वरना हमें लगता है कि सेकंड हाफ में जुलाई के ज़्यादा चांसेस है, यानी 15 से 30 के बीच में एसीसी इमर्जिंग कप जो है आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ उनका लास्ट क्वेश्चन था जो उसमें अराउंड किया था, एंड वहाँ पर इमर्जिंग टीम में जो है 5 फुल मेंबर्स की जो ए साइड खेलने वाली है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा जानकारी के बारे में पूछा है। ए साइड में क्या कुछ प्लेयर्स रहने वाले? नहीं, जरूर देखिए, ए साइड में अमूमन वो टीम प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पिछले खाली 1 साल बोलकर नहीं, काफ़ी वक्त से अच्छा कर रहे हैं, और यंग प्लेयर्स जो आईपीएल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका नाम बीएसएल में हो, बीपीएल में हो, या लंकन प्रीमियर लीग में हो, या अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में हो, उनकी भी लीग चलती है। जी हाँ, वहाँ जाता कोई नहीं है, लेकिन लीग वहाँ पर होती है, वहाँ हो भी चुकी है, काफ़ी प्लेयर वहाँ जाके खेल भी चुके हैं पहले की बात पर। लेकिन तो इन सब लीगों में जो अच्छी करते हैं खुद के देश के प्लेयर, उनको भी यहाँ पर रखा जाता है ए साइड में, और साथ ही साथ कुछ अंडर 23 के प्लेयर्स भी होते हैं, वहाँ इनको भी जगह दी जाती है। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर और है, यहाँ पर नेशनल प्लेयर भी मौजूद रहते हैं। जी हाँ, नेशनल स्पेशली ड्रॉप आउट, बिल्कुल सही कहा आपने, जिनकी फॉर्म नहीं है, जो आउट ऑफ फॉर्म है, जो डोमेस्टिक में अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ ए साइड में भी अगर थोड़ी सी उन्हें जगह मिल जाए, वो सिर्फ सेलेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और वो पूरा थ्रू आउट द एयर का होता है ए साइड। खाली ये बोलकर नहीं कि इस सीरीज़ के लिए कौन जाएगा या उस सीरीज़ के लिए कौन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ए साइड पूरे साल के लिए सेलेक्ट की जाती है एक ही बार में, और उसी को कंटिन्यू रखा जाता है।
बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं है। तो सीधे शब्दों में आपको समझा दें कि इससे पहले भी एक ने पूछा था कि क्या बाबर, रिजवान, विराट कोहली वगैरह ये सब रहने वाले, तो आपको क्लैरिटी बताते नहीं, जो सीनियर टीम जो होती है वो यहाँ पर नहीं खेलने वाले। ए साइड है किस तरीके के प्लेयर्स होंगे वो हमने आपको बताया, और एससी इमर्जिंग कप जब शुरू होगा उससे पहले डेलीगेट पे कंप्लीट कवरेज हम रखेंगे, सारी चीज़ों में बात होगी। और हाँ, ओवरऑल एक चीज़ और मैं कह दूँ यहाँ पर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमें आए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली उस पर हम यही कहेंगे डेट पास आने दीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ों पे भी बात जरूर करेंगे कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर किस तरह से होना है, क्या होना है, किसकी क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या नहीं हो, कौन कितना बेहतर लग रहा है, वेस्ट इंडीज कितनी स्ट्रांग है, श्रीलंका क्या लग रही है, किस किस के पास किस किस तरह के की प्लेयर्स है, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है हवे में, ये सारी डिस्कशन होगी। कंप्लीट कवरेज शुरू करेंगे हम 1 जुलाई से, माफ कीजिएगा 1 जुलाई नहीं 1 जून से, तो उसके बाद आराम से बैठकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात जरूर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद है मनोज नेपाल की आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, वो क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने हम बहुत ही जल्द रखने वाले हैं। बने रहिए डेल क्रिकेट के साथ। बाय।